तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में अपने जो डेरिवेशन करने वाले हैं, इससे बहुत बार न्यूमेरिकल भी बनाए जाते हैं, ग्राफ प्लॉट किया जाता है, केस स्टडी भी बनाई जाती है और एज इट डेरिवेशन भी पूछा जा सकता है और हल्का सा क्वेश्चन को मोल्ड भी किया जा सकता है। तो आज अपने बेटा गॉस लॉ का एप्लीकेशन फर्स्ट जो है वो करने वाले हैं, जो अपने पास है फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, ये अपने पास करने वाले हैं। और इसका अगर अपने बात करें कि इसको और किस तरीके से पूछा जा सकता है, तो बोर्ड वाले इसी चीज को अपने पूछ सकते हैं। कैसे? यूनिफॉर्मली चार्ज वायर की जगह यूज कर सकते हैं कंडक्टर, ठीक है, और सीधा इसकी जगह यूज कर सकते हैं लीनियर कंडक्टर, लीनियर कंडक्टर यूज कर सकते हैं, ये वर्ड यूज किया जा सकता है। उसके बाद में जब इसको अपने डिराइव करते हैं, इसके डेरिवेशन को पढ़ते हैं, तो अपने पास क्या आता है, शुरुआत के अंदर मान लेता हूं कि मेरे पास क्या है, ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसके ऊपर इक्वल चार्ज यानी यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसकी लेंथ जो है वो इनफाइनाइट है, ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ है। उसके बाद में अपने क्या कर सकते हैं, इससे कोई एक आर डिस्टेंस पर पॉइंट है अपने पास P, इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। अब अपने सबसे पहले क्या करेंगे, थोड़ा बहुत पैकिंग करनी पड़ेगी। पैकिंग कैसे करोगे? कंसीडर अ यूनिफॉर्मली charge long straight wire as shown in diagram which have linear charge density sigma। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ linear charge density जो अपने पास है सिग्मा नहीं लैम्डा कूलम पर मीटर, लीनियर चार्ज डेंसिटी कूलम पर मीटर। अब अपने क्या करेंगे बेटा, कंसीडर करेंगे एक गॉसियन सरफेस को। गॉसियन सरफेस आप कैसा भी मान सकते हो, लेकिन अपने को गॉसियन सरफेस ऐसा कंसीडर करना है जिससे इसकी कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, इतना सा जो एक एलिमेंट है उसको इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस के अंदर कंसीडर कर लेता हूँ और इसकी लेंथ जो है वो अपने पास L मान लेता हूँ। किसकी? इस गॉसियन सरफेस की जो हाइट है उसको L मान लेते हैं, या H मानना चाहते हो तो H मान लेते हैं। और जब आपको गॉसियन सरफेस करवाया था मैंने, तब मैंने आपको बताया था कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हो, क्या फाइंड करना चाहते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपको ऐसे कंसीडर करना पड़ेगा कि वो पॉइंट जो है वो इस गॉसियन सरफेस के ऊपर होना चाहिए, सरफेस के ऊपर। तो अब सबसे पहले अपने क्या करेंगे बेटा, डायरेक्शन डिफाइन करेंगे, डायरेक्शन डिटरमिनेशन। अब डायरेक्शन डिटरमिनेशन क्यों करेंगे? क्योंकि अपने पास फ्लक्स जो आएगी, फ्लक्स एक तो फॉर्मूला आएगा E डॉट ds से फ्लक्स आएगी, दूसरा फ्लक्स अपने पास आएगी Q बाई एप्सिलॉन यानी गॉस लॉ से। इन दोनों को अगर मैं इक्वेट कर दूंगा तो मेरे पास E की वैल्यू आ जाएगी, ये ध्यान रखना है। तो अब अपने सबसे पहले इसको मैं बॉक्स में डाल देता हूँ, डायरेक्शन को डिफाइन करते हैं कि इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी क्या। उसके लिए क्या करता हूँ, मैं एक स्मॉल एलिमेंट ले लेता हूँ यहां से और एक छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूँ जिसकी लेंथ dl है, यहां से भी एक एलिमेंट ले लेता हूँ। उसके बाद में आपको पता है कि जो किसी भी पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होता है ऑल डायरेक्शन में, लेकिन अपने को तो ऑल डायरेक्शन में नहीं देखना। यानी अगर मैं यहाँ से कंसीडर कर रहा था तो 3D के अंदर ऐसे 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 बहुत सारी डायरेक्शन, इनफाइनाइट डायरेक्शन के अंदर हर साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। कैसे? जैसे आपने कॉम्ब देखा होगा, जो सिलिंड्रिकल कॉम्ब होता है बेटा, ऐसा एक कॉम्ब होता है और उस कॉम्ब के चारों साइड में ऐसे स्पाइक्स होती है, ऐसे 3D के अंदर स्पाइक्स होती है, आपने देखा होगा ऐसा कॉम्ब। तो वो जो स्पाइक्स जो है, वो जो कॉम्ब की डंडी है वो तो अपने पास कंडक्टर है यानी लीनियर चार्ज वायर है, और वो जो स्पाइक्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। यानी 3D के अंदर हर साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन अपने को तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है पॉइंट P पर, इसलिए अपने क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा ऐसे, ठीक है। उसके बाद में यहां पे देखूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, ऐसे। अगर आप इस चीज को इमेजिन करते हो तो और मजेदार चीज बनेगी। मान लो ये हमारे पास एक लीनियर कंडक्टर है, यहाँ पर पॉइंट P है, तो अगर यहाँ पर पॉइंट P है तो इस एलिमेंट से फील्ड आएगा ऐसे, इसके जस्ट ऑपोजिट यहाँ पर एक एलिमेंट है उससे फील्ड आएगा ऐसे, इसके नीचे वाला एलिमेंट उससे फील्ड आएगा ऐसे, इसके ऊपर वाला जो एलिमेंट है उससे फील्ड आएगा ऐसे। यानी बहुत सारे जो फील्ड है इस पॉइंट पर आकर मर्ज होंगे, लेकिन कमाल की बात ये कि सारे के सारे ये ऐसे होंगे, ठीक है, भी एक ऊपर जा रहा है दूसरा डाउनवर्ड आ रहा है। अब अगर अपने यहाँ पर डायरेक्शन देखना चाहते हैं तो इस लाइन को मैं आगे थोड़ा सा क्या कर लेता हूँ, ड्रॉ कर लेता हूँ।
तो ये एंगल मैं मान लेता हूँ थीटा, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी अपने पास क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है ड्यू टू इस एलिमेंट के, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई है ड्यू टू इस एलिमेंट के, दोनों एलिमेंट सेम लेंथ के, तो ई की वैल्यू भी सेम आएगी। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन तो पॉसिबल नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर सिंगल डायरेक्शन बनेगी। सिंगल डायरेक्शन कैसे बनेगी कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर, और वेक्टर को आप कंपोनेंट्स के अंदर रेजोल्यूट कर सकते हो, तोड़ सकते हो। तो इस ई के दो वेक्टर हो जाएंगे बेटा, एक तो थीटा के साथ वाला जो होगा वो तो बन जाएगा ई कोस थीटा, क्योंकि ये दिस इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इस डायरेक्शन के अंदर, और ये वाला जो अपने पास बन जाएगा वर्टिकल ई साइन थीटा। ऐसे अगर इस फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को आप रिजोल्यूट करोगे, तोड़ोगे, तो इसका ये वाला थीटा के साथ वाला कंपोनेंट क्या बन जाएगा, ई कोस थीटा, ये वाला, और डाउनवर्ड क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा, ई साइन थीटा। अब इसका मतलब क्या हो गया भी, अब यहाँ पे देखो ई साइन थीटा जस्ट ऑपोजिट है, तो ई साइन थीटा तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तो अपने पास क्या बच गया, ओवरऑल ई कोस थीटा इस डायरेक्शन में, दूसरा भी ई कोस थीटा इस डायरेक्शन में, और तो ओवरऑल डायरेक्शन क्या रहेगी, इस डायरेक्शन में। अब यहाँ पे मजेदार बात क्या है कि मैंने सिर्फ दो ही एलिमेंट लिए हैं, दो एलिमेंट के लिए डायरेक्शन ये आएगी, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा, एक्चुअल में यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, इसके पास वाला एक एलिमेंट होगा, उसका भी ऐसे फील्ड बनेगा, उन सभी के भी कंपोनेंट मिल मिलाकर सिर्फ ओनली एंड ओनली अपने पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो बच जाएगा, ओनली एंड ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बच जाएगा। अब इसको आप पेपर में कैसे लिखोगे, वी कंसीडर अ गॉसियन सरफेस ऑफ सिलेंड्रिक शेप ऑफ सिलेंड्रिकल व्हिच हैव रेडियस r एंड हाइट l, ठीक है, एट पॉइंट b ड्यू टू एलिमेंट dl एंड dl, यहाँ पे एलिमेंट को आप ab भी कंसीडर कर सकते हो, ab, ड्यू टू एलिमेंट a एंड b इलेक्ट्रिक फील्ड शोन इन फिगर या शोन इन डायग्राम, ठीक है। सो द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यार सीधा बोल दो कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर कैंसल आउट ईच अदर, आर इक्वल एंड ऑपोजिट, सो कैंसल आउट ईच अदर, एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड, that means overall the direction of electric field at point P is perpendicular to the wire, यानी इस वायर के परपेंडिकुलर ही रहेगी, चाहे आप कहीं भी पॉइंट कंसीडर कर लो। सपोज करो मैं यहाँ पे पॉइंट कंसीडर करता हूँ, तो वही बात होगी, यहाँ से एलिमेंट आएगा, यहाँ से आएगा, और ऐसे इनफाइनाइट है। अगर आप इनफाइनाइट को इमेजिन करते हो तो और कमाल की चीज बनेगी, आप सोच पाओ तो उस चीज को इमेजिन कर पाओ तो अब अपने पास डायरेक्शन तो अपने को पता लगी कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ ई जो है ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वायर या फिर लेंथ ऑफ वायर। अब अपने करेंगे इसका डेरिवेशन। डेरिवेशन के अंदर अपने को क्या करना है, अपने को चाहिए ई के लिए अपने को एक तो फाई निकालना पड़ेगा ई डॉट डी एस से, और दूसरा अपने को फाई निकालना पड़ेगा गॉस लॉ से। डन, तो अपने पहले से निकालते हैं। तो अब हम हमारे पास, अगर मैं इसको देखता हूं, इसको मैं देखता हूं कॉपी हो जाए, तो यहां से शायद कॉपी हो जाएगा, सीधा अपने कॉपी करके इसको आगे वाले पेज पे ले जाते हैं। कहां पे था भाई, सेलेक्ट ऑप्शन है क्या यहाँ पे, ये रहा, यहां से लेकर मैं इसको उठा लेता हूं एंड ये लो, एंड कहाँ गया कॉपी, मूव टू देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर ले जाते हैं। डन, अब ये देख, अब हमारे पास क्या हो गया कि हमारे पास तीन सरफेस है। एक सरफेस को मैं कंसीडर कर लेता हूं बेटा, यहां पर इसको ऊपर वाला जो इसका ढक्कन है इसको S1 मान लेते हैं, साइड वाला जो कर्व्ड एरिया है उसको S2 कंसीडर कर लेता हूं, और जो नीचे वाला इसको S3 कंसीडर कर लेता हूं। अब बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई जो क्या आएगा वो आएगा एनक्लोज सरफेस के लिए, एस के लिए ई
डॉट डी एस। अब हमारे पास 3 सरफेस है, तो अपने पास आ जाएगा बेटा फाई नेट जो आएगा वो अपने पास क्या आ जाएगा, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, यानी फ्लक्स अटैच विद S1 प्लस फ्लक्स अटैच विद S2 प्लस फ्लक्स अटैच विद S3। देन मैं इसको लिख सकता हूँ बेटा फाई नेट हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, वो आ जाएगा E डॉट डी एस, किसके लिए, ये सर S1 के लिए, प्लस में E डॉट डी एस किसके लिए, ये सर S2 के लिए, और प्लस में E डॉट डी एस, E डॉट डी एस किसके लिए बेटा, S3 के लिए। ठीक है, इज दैट क्लियर। अब अगर मैं इसको थोड़ा आगे करता हूं यहां से, तो इसको आगे करेंगे तो देखो हमारे पास क्या बन जाएगा, फाई नेट इक्वल टू अपने बन जाएगा S1 के लिए बन जाएगा E डॉट डी एस, अब वेक्टर नहीं लिखेगा सीधा लिख देता हूँ E डी एस कोस थीटा किसके लिए, S1 के लिए, प्लस में E डी एस कोस थीटा किसके लिए बेटा, S2 के लिए, प्लस में E डी एस कोस थीटा किसके लिए बेटा, S3 के लिए। अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो बहुत कमाल की है, वो ही आपको पूरा डेरिवेशन क्लियर करेगी। अब मैं सरफेस S1 के लिए देखता हूँ, S1 के लिए फील्ड तो रहेगा वैसा बेटा हमेशा वायर के परपेंडिकुलर, यानी फील्ड की डायरेक्शन रहेगी ये, और एरिया की जो डायरेक्शन होती है वो ऑलवेज एरिया के परपेंडिकुलर रहने वाली है, यानी एरिया की डायरेक्शन रहेगी ये वाली ए। डन। तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या आएगा, 90, किसके लिए, S1 के लिए। S1 के लिए जो थीटा आएगा वो 90 आएगा। ऐसे अगर S3 की बात करें तो S3 के लिए E की जो डायरेक्शन रहेगी वो तो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वायर रहेगी, एरिया की जो डायरेक्शन है वो इस एरिया के इस ढक्कन के परपेंडिकुलर ऐसे डाउनवर्ड रहेगी ऐसे, तो इन दोनों के बीच में भी एंगल क्या आएगा, 90 डिग्री। इट मींस S1 और S3 के लिए थीटा क्या आएगा, 90 डिग्री। अब देखते हैं इसके लिए, अब अगर कर्व्ड एरिया देखते हैं, मान लो ये वायर है, इसके साइड चारों साइड में कर्व्ड एरिया, यहाँ पर कोई पॉइंट लिया तो उस पॉइंट पर, उस स्पेसिफिक पॉइंट पर एरिया की डायरेक्शन भी उसके परपेंडिकुलर रहने वाली है और फील्ड की डायरेक्शन भी उसके परपेंडिकुलर रहने वाली है। इसको इजी वर्ड में समझते हैं। मान लो हमारे पास वही कॉम्ब था, जिस कॉम्ब के, एक कॉम्ब मान लेते हैं अपने, जो कौन सा कॉम्ब, जो आपने देखा होगा कि कुछ घरों में यूज किया जाता है, ऐसा एक सिलेंड्रिकल कॉम्ब होता है जिसके चारों साइड में ऐसे स्पाइक्स निकली होती हैं, सिलेंड्रिकल कॉम्ब। मैं आपने किसी भी वीडियो में देखा हो या घर पे देखा हो, एक सिलेंड्रिकल ऐसे होता है और उसके साइड में सिलेंड्रिकल टाइप में स्पाइक्स निकली होती है, उसके ऊपर आपने एक ग्लास प्लेस कर दिया मान लो। अब ग्लास की जो डायरेक्शन है, ग्लास के किसी भी एलिमेंट को आप टच करो, ग्लास के सरफेस के किसी पॉइंट को आप देखोगे तो उसकी जो डायरेक्शन है वो उस एलिमेंट के उस सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगी, और जो स्पाइक्स है वो अंदर से वो भी उसी डायरेक्शन में आ रही है, यानी एवरी पॉइंट ऑफ दिस कर्व्ड एरिया, उसके लिए जो बेटा E एंड जो S है उसके बीच में एंगल क्या रहेगा, वो अपने पास रहेगा 0 डिग्री। क्या रहेगा, 0 डिग्री। अब इसी चीज को अपने यूज करेंगे यहां पर, तो अब अपने यहां पे ले आओ बेटा, तो S1 के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ cos 90, अगर cos 90 की वैल्यू रखेंगे तो 0 आएगी, तो ये मैटर तो अपने पास आ गया 0, क्यों, क्योंकि आ जाएगा S1 के लिए E ds cos 90 और cos 90 की वैल्यू 0, तो ये सारा मैटर अपने पास 0 आ जाएगा। सिमिलरली ये सारा मैटर भी अपने पास 0 आ जाएगा, तो अपने पास बचा कौन सा, S2 के लिए। अब अपने पास यानी फाई नेट जो है मेरे पास क्या आ गया बेटा, वो आ जाएगा S2 के लिए मैंने किया E ds cos 0, और cos 0 की वैल्यू होती है 1। अब cos 0 की वैल्यू 1 होती है। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात है कि किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ/R²। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटा, KQ/R²। K कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है, R डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो E तो कांस्टेंट रहेगा, तो इसका मतलब E का इंटीग्रेशन नहीं होगा। इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, इंटीग्रेशन होगा बेटा हमारे पास ds का। जब ds का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ds का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, E तो बाहर आ गया, ds का इंटीग्रेशन करेंगे S2 के रिस्पेक्ट में। अब ds का इंटीग्रेशन क्या होता है, स्मॉल एलिमेंट से कंप्लीट निकालना। इसका मतलब है कि अगर मैं
इस ds का इंटीग्रेशन कर देता हूं तो मेरे पास कंप्लीट कर्व्ड एरिया आ जाएगा इसका, किसका, सिलेंडर का कर्व्ड एरिया आ जाएगा। जो कर्व्ड एरिया होता है वो क्या होता है 2 पाई आर एच, एच की जगह अपने पास एल यूज करेंगे क्योंकि इसकी एच को अपने एल कंसीडर किया। तो अब अपने पास इसकी जगह क्या पुट कर सकता हूं बेटा, इस, कहां गया भाई, अंडू हो जा और यहां से आ जा। अब इसकी जगह मैं क्या कंसीडर कर सकता हूं, इसकी जगह मैं कंसीडर कर सकता हूं बेटा फाई नेट इक्वल टू ई और ds का अगर करता हूं S2 के रिस्पेक्ट में तो मेरे पास बन जाएगा 2 पाई आर एल, बिकॉज आर उसकी रेडियस है, अपने पॉइंट P को भी आर डिस्टेंस पर कंसीडर किया था। ये अपने पास फाई नेट की वैल्यू आ गई। दूसरा यहीं पे अपने बाई गोज लो देखते हैं, बाई गोज लो फाई जो आता है वो आता है क्यू नेट बाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू नेट अपने को क्या चाहिए कि उस गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना है ना, उस सिलेंडर के अंदर नेट चार्ज कितना है, ये वाला चाहिए। अब इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो अपने लेमडा मानी थी, तो लेमडा इक्वल टू क्या होता है बेटा, लेमडा इक्वल टू होता है क्यू बाई ए एल, सॉरी क्यू बाई एल, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्यू नेट जो अपने पास क्या आ जाएगा, वो लेमडा एल आ जाएगा। यानी अगर इस वायर के अंदर लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा है तो इस सिलेंडर के अंदर जो है टोटल चार्ज जो आएगा वो लेमडा इंटू एल आएगा, या क्योंकि पर यूनिट लेंथ इस पे चार्ज है लेमडा, तो एल लेंथ पे क्या हो जाएगा लेमडा एल। डन, वो चीज अपने यहां पर पुट कर देंगे, कहां पर, यहां पर पुट कर दो सर क्यू नेट की जगह। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं बेटा, इसकी जगह मैं पुट कर सकता हूं लेमडा एल बाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज आल्सो फाई नेट। ये तो ई डॉट ds से आया अपने पास फाई नेट, ये तो ई डॉट ds से आया, ये भी गोजलो से आया, दोनों इक्वल होनी चाहिए क्योंकि दोनों फाई नेट ही है, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं, यानी ये और ये जो है वो इक्वल होगा, यानी इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। तो आप लिख भी सकते हो बाई इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, देन मेरे पास क्या बन जाएगा बेटा E इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू लेमडा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। अब L से L कैंसिल हो जाएगा, अपने को चाहिए था E, तो बाकी सारा मैटर उसके डिवाइड में जाएगा, तो अपने पास आ जाएगा 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, E इक्वल टू लेमडा बाई 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से क्या चीजें बन सकती है वो समझते हैं, क्या क्या चीजें यहां से आ सकती है। ये पहली बात, यहां से ये चीज आ सकती है, क्या आ सकती है कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, ये प्रूव करना आ सकता है। दूसरा यहाँ पे देखो बेटा E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R, दो ही चीजों पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर या स्ट्रेट कंडक्टर, दो ही चीजों पर डिपेंड करता है। लीनियर चार्ज डेंसिटी के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एंड जो पॉइंट है उसकी डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पर इसका एक ग्राफ भी ड्रॉ करना आ सकता है E और R में, तो E और R का ग्राफ कुछ ऐसा है, ठीक है, तो जैसे जैसे R इंक्रीज होता जाएगा E डिक्रीज होता जाएगा, और अगर E और लेमडा का ग्राफ प्लॉट करना चाहते हो तो आपके पास ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, जैसे जैसे लेमडा बढ़ेगा वैसे वैसे E बढ़ेगा। डन, तो ये ग्राफ आ सकता है। और इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन क्या बन सकता है, इससे पिछली बार सीबीएसई ने न्यूमेरिकल भी पूछा था, सीबीएसई ने क्या किया, न्यूमेरिकल पूछा, न्यूमेरिकल के अंदर उसने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था, लेमडा की वैल्यू दे दी थी बस, तो लेमडा की वैल्यू आपको दे दी, तो 2 की वैल्यू पता है, पाई कांस्टेंट है, आर की वैल्यू, और लेमडा और आर की वैल्यू दी थी, और ई फाइंड करना था, आर की वैल्यू पुट कर दी, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट कर दी, तो आपको कैलकुलेट करके ये आ जाता है। दोबारा फिर से अगर अपने इस चीज को पढ़ते हैं तो हमारे पास 2-3 चीजें आएंगी। सबसे पहले अगर ये डेरिवेशन आता है तो एक बड़ा डेरिवेशन आएगा, बड़े डेरिवेशन में सबसे पहले अपने कंसीडर करेंगे, उसके बाद में डायरेक्शन डिफाइन करेंगे, डायरेक्शन डिफाइन करने को जो लिखना है वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसके बाद में अपने पास ये डेरिवेशन है, डेरिवेशन को करोगे तो मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। हमारे पास ये था डायरेक्शन डेरिवेशन की, उसके बाद में अपने क्या किया, इसको थोड़ा छोटा कर दे बेटा, यहाँ तक दिख जाएगा सर। हमने क्या किया, फाई जो है, फाई की डेफिनेशन से ये निकाला, फाई नेट ये निकल गया,
ये निकाल लिया, 3 सरफेस S1 S2 एंड S3 मान लिया, डायरेक्शन डिफाइन आपके पास डायग्राम है ही है। उसके बाद में यहाँ पे थीटा की कंडीशन लगा दी, जिसकी वजह से 2 सरफेस के लिए तो 0 होगी फ्लक्स, नेट एक ही के लिए आई थी जो अपने पास कर्व्ड एरिया के लिए आई थी। कर्व्ड एरिया का डेरिवेशन सॉरी क्या बोलते हैं, डेरिवेशन नहीं, इंटीग्रेशन करोगे तो हमारे पास टोटल 2 पाई आर एच आएगा, एच की जगह एल है, और उसकी जगह गोजलो के लिए गोजलो से फाई की वैल्यू निकालेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे, यहाँ से ई की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से ये ग्राफ आ सकता है, यहाँ से ये ग्राफ आ सकता है और न्यूमेरिकल आ सकता है। तो ये था आज का वीडियो जिसमें अपने डेरिवेशन किया था गॉस लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको डायरेक्शन डिफाइन को आप मिस मत कर देना। डायरेक्शन डिफाइन आपको करनी है, उसके बाद ही आप पूरा डेरिवेशन मतलब पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग।